friends, this is Renu Devangan. Welcome to our channel. Today we will discuss about matter in our surrounding. That is the first chapter of class 9. So let's start our topic with matter. Matter, पहले definition देख लेते हैं matter होता क्या है. तो anything which occupies some space and has mass is called matter. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी थिंग्स जिसके पास क्या हो, जिसका कोई मास हो और वो क्या करता हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम बोलेंगे मैटर. फॉर एग्जाम्पल देखिए चौक है. अगर मैं चौक को कहीं पे रख दूँ या फिर मैं अपने हाथ पे इसको रखी हूँ तो ये क्या कर रही है, चौक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इसका कुछ मास होगा. ठीक है ना. तो ऐसा जो भी देखो आपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं. ठीक है. जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया. ठीक है. जो बुक आप पढ़ते हो, जो कपड़ा आप पहनते हो, जो चेयर उसमें आप बैठते हो, वो सारे क्या हो गए, मैटर हो गए. ठीक है ना. तो सारी चीज क्या करते हैं, जो बुक की बात करते हैं तो बुक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ क्या होता है, मास होता है. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसका कुछ मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर. ठीक है ना. अब द एग्जाम्पल्स लिख देते हैं. पहले एग्जाम्पल्स मैटर की बुक ले लेते हैं. ठीक है. पेन, टेबल, वाटर, फूड, एक्सेट्रा. अब जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारे किस में आएंगे, वो सारे मैटर्स में आएंगे. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती और जिनका कुछ मास नहीं होता है. देखते क्या होते हैं. द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, love, hate, manners, ideas are not matter. तो देखिए ऐसी चीजें जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, हेट हो गए, मैनर्स हो गए, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स हो गए, आइडियाज हो गए, उनका कोई मास नहीं होता है. उस सब्सटेंस का कोई मास नहीं होता है, ना ही वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करता है. ठीक है ना. तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैटर्स में नहीं आएंगी. मैटर में वही चीजें आएंगी जिनका कुछ मास होगा और जो क्या करते हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो किया था एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर. Ancient Indian philosopher said that matter is made of 5 basic elements.
और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंच तत्व। ठीक है। जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनता है। उस 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व। और 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? तो वो हैं फायर, अर्थ, स्काई, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड एयर। ठीक है। फायर को हम बोलते हैं हिंदी में अग्नि, अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी, स्काई को बोलते हैं आकाश, वाटर को बोलते हैं जल और एयर को बोलते हैं वायु। ठीक है ना। तो इन 5 बेसिक चीज़ों से मिलके क्या बना है? ये मैटर जो है वो बना है। ये किसने बताया था? इंडियन फिलोसोफर ने बताया था। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैटर को फिर से क्लासीफाई किया गया और उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मैटर इज classified as in the 2 ways, that is as physical properties and on the basis of chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किए हैं एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किए हैं एज एलिमेंट, कंपाउंड and as a mixture. ठीक है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर को 2 वेज में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासीफाई किए हैं एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासीफाई किए हैं एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया। आप क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 2 जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है। क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है? पार्टिकल से बना है। जो भी चीजें आप आसपास देखते हैं, द बुक विच यू स्टडी, okay, the food that we eat, the water that we drink, the chair in which you sit, that all are made up of particles. वो सब चीजें जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो किससे बना है? एक छोटे पार्टिकल से बना है।
ठीक है ना। और उस छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। मैटर जिस पार्टिकल से बना है, ये पता चल गया आपको, मैंने जैसे बताया आपको कि जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बनता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं और मैटर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और उस पार्टिकल का नाम क्या है? एटम्स। किसी किसी कंडीशन में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में एटम्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये चौक है, चौक को मैं छोटे से टुकड़ों में तोड़ ली और तोड़ने के बाद मैं इसको क्रश करूँ तो ये क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, ठीक है ना। तो हमको ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल्स को तो आप देख सकते हो, लेकिन ये पार्टिकल फर्दर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड होते हैं और जिनको बोलते हैं हम एटम, और एटम को हम फिर फर्दर नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इवन हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से, हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम जो मैटर है उसके पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। इवन देख तो नहीं सकते, पार्टिकल का साइज क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। नंबर लार्ज होता है कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि बारिश होती है, बारिश होती है तो क्या होता है? पानी गिरता है, पानी गिरता है तो बहुत सारे ड्रॉप्स देखे होंगे आप लोग, तो ड्रॉप्स होते हैं। तो वो एक ड्रॉप रेन वाटर जो होते हैं, वन ड्रॉप, एक ड्रॉप रेन वाटर में कितना पार्टिकल होता है? एक ड्रॉप रेन वाटर में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब सोच लीजिए एक बूंद पानी में 10 टू द पावर 21 किसके पार्टिकल्स? H2O के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक गिलास आप पानी पीते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे अब आप सोच सकते हैं। जितना बूंद उसको इंटू कर दीजिए 10 टू द पावर 20 और उतने पार्टिकल्स होंगे। 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब ये पता चल गया कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। ये वाटर का मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ड्रॉप रेन वाटर में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं H2O के, ठीक है। ऐसे सारे सब्सटेंस जो होते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनका साइज तो बहुत छोटा होता है लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ठीक है, साइज इतना छोटा होता है कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 21, ओके। Evidence for particles in matter। अब क्या होता है साइंस में, हर चीज़ क्या होती है, हर कोई प्रूफ मांगता है। हमने ये बोल दिया कि मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, लेकिन इसका एविडेंस भी हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। एविडेंस कैसे देंगे? तो देखो, फर्स्ट एविडेंस है तो आपका डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। फर्स्ट एविडेंस क्या है? हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा कि जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब क्या लेंगे? यहाँ पे एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है। अब बीकर में हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। वाटर का कलर क्या होता है? कलरलेस, ठीक है ना। अब वाटर का कलर कलरलेस होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। अब इस बीकर में मैंने वाटर ले लिया और वाटर में मैं डालूंगी पर्पल कलर का क्रिस्टल, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया,
पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है KNNO। ठीक, ये होता है पर्पल कलर का। ठीक, अब क्या होगा, इसको मैं स्टर नहीं करूंगी, मिलाऊंगी नहीं। अब धीरे धीरे क्या होगा पता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो वाटर पे मिक्स होने लगेगा अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टर। ठीक है ना, मैंने इसको स्टर नहीं किया, हमने स्टर नहीं किया है, वो अपने आप क्या होगा, पानी का कलर धीरे 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 क्या होगा, पर्पल होने लगेगा ऐसे। ये वाटर है, ये वाटर क्या हो रहा है, पर्पल हो रहा है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो पूरा वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो देखो पहले क्रिस्टल वाटर का कलर कलरलेस है, क्रिस्टल पर्पल कलर का है। अब यहाँ पे देखो पर्पल कलर ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे पूरा जो वाटर है वो कलरलेस से पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? अब देखो, ये अगर इतना बड़ा क्रिस्टल हमने लिया है, इतना अमाउंट में क्रिस्टल लिया है, तो उतने अमाउंट में रहना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पानी में आया अपने आप वो घुल रहे हैं पानी में। ये जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा और टूटेगा फिर कहाँ जाएगा, वाटर के बीच में जो स्पेस है, एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में स्पेस होता है, उस स्पेस में जाके वो अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल में टूटा और टूटने के बाद वाटर के बीच में जो स्पेस होगा वहां पे जाके वो अटैच हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 अपने आप वो क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है जो पर्पल कलर है और पूरे वाटर में वो मिक्स हो गया। तो ये जो मिक्सिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब कि पूरा एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैं बोल रही हूँ एक समान डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे पर्पल का क्रिस्टल है, यहाँ पे भी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा, सब जगह एक समान होगा। अब एक ही जगह बहुत सारा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सारे जगह पे सारे वाटर पे एक समान क्या होगा, पर्पल कलर क्रिस्टल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब एक टर्म बता रही हूँ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई सॉलिड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल में डिफ्यूज, ये सॉलिड और लिक्विड में ही नहीं होता, ये लिक्विड लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होते हैं। ठीक है ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड में भी होगा, गैसेस में भी होते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ सॉलिड और लिक्विड का। तो जैसे ही यहाँ पे हमने सॉलिड को डाला, हमने हम उसको क्या किया, हम उसको मिक्स नहीं किए, स्टर नहीं किया, वो अपने से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहे हैं और पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है ना, तो जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अपने आप, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे, इसी का ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर KMnO4 प्लस वाटर, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसी में हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का ये फर्स्ट एग्जांपल था। ठीक है ना, डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो एक एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड का एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। ठीक है, आप क्या करते हो, घर में शरबत बनाते हो। ठीक है ना, शरबत में क्या डालते हो, शुगर डालते हो, वाटर डालते हो और बहुत सारी चीज़ें डालते हो, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगी शुगर और वाटर के बारे में। अब जैसे ही एक गिलास पानी लिया आपने, 1 गिलास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में आपने क्या डाला, 1 गिलास लिया, उसमें पानी डाला और फिर उसमें डाला आपने शुगर। ठीक है, और शुगर क्या होता है, आप अगर स्टर करोगे शुगर को वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप वैसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद में, 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में वो अपने से मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन स्लो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, उसको स्टर कर दिया आप तो जल्दी जल्दी पानी में वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आप उसको पिएंगे,
उस शुगर और वाटर वाले सॉल्यूशन को आप पिएंगे तो क्या होगा, आपको एक जैसा क्या लगेगा, एक जैसा स्वीटनेस लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप शरबत पियोगे कहीं पे ज़्यादा स्वीटनेस लगेगी, कहीं पे कम स्वीटनेस लगेगी, नहीं, आपको स्वीटनेस जो है वो सारे सॉल्यूशन में एक जैसे ही लगेगा। मतलब क्यों लगा एक जैसे, क्योंकि जो शुगर है वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शुगर का पूरे वाटर में यूनिफॉर्म क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है शुगर का, इसलिए सारे जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, सारी जगह पे सेम टाइप्स ऑफ स्वीटनेस आपको लगेगा, फील होगा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। और सेकंड एविडेंस हम देखेंगे। सेकंड एविडेंस क्या है, सेकंड एविडेंस है आपका मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ये है आपका सेकेंड एविडेंस। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस के लिए क्या होगा, एक गैस जार लेना है आपको, ग्लास जार, ठीक है, ठीक है, ये बीच में सेपरेशन है आपका। अब ऊपर में हम लेंगे क्या, एयर, ऊपर की तरफ एक गैस जार है, ऊपर की तरफ हमने एयर रखा है जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है, और नीचे की तरफ हमने लिया है ब्रोमीन गैस, जो कि होता है रेड ब्राउन कलर, ठीक है ना। अब ऊपर में हमने लिया है एयर जो कि होता है कलरलेस, और नीचे में हमने लिया है ब्रोमीन गैस जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। अब जैसे इस सेपरेशन को मैं हटाऊंगी, जैसे सेपरेशन को हमने यहाँ से हटा दिया, क्या होगा, ये जो ब्रोमीन गैस है ऊपर की तरफ जाएगा और जो एयर है वो नीचे की तरफ आएगा, क्या होगा देखो, क्या होगा, जैसे इस सेपरेशन को हम हटाएंगे तो क्या होगा, जो ब्रोमीन गैस है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो एयर है, कलरलेस जो एयर है वो नीचे की तरफ आएगा, और पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो जाएगा, जो गैस जार है आपका वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब रेड कलर का अब जैसे ही देखेंगे तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्रोमीन गैस ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है, यहाँ पे जो कलरलेस गैस है वो भी ऊपर से नीचे मूव किया है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका कलर कलरलेस है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल है उसमें देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का था, इसलिए वो क्या हो, पर्पल कलर का था, इसलिए पूरे वाटर, और वाटर का कलर कलरलेस था, इसलिए वो पूरे वाटर को अपने कलर में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, पर्पल कलर का वो कन्वर्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे ये ब्रोमीन गैस कलर है, रेड कलर का है, और ये एयर जो है वो कलरलेस है। इससे क्या होगा कि ये तो अपना कलर शो नहीं कर सकता, लेकिन ये कलर शो करता है, और पूरा जो गैस जार है वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो ब्रोमीन गैस है वो ही ऊपर गया, जो एयर है वो भी नीचे आया है, वो दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो इससे देखिए, ये जो ब्रोमीन गैस है वो अपने में मूव कर रहा था, ठीक है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि जो पूरा नीचे में क्या था, कलर्ड गैस थे, ठीक है ना, रेड कलर का गैस था। यहाँ पे एयर भी अपने में मूव कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि सारे जो गैसेस है वो कलरलेस है। जैसे ही हमने इस सेपरेशन को हटाया, ये गैस ऊपर मूव किया, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, ऊपर गया मतलब इससे ये कंक्लूजन मिला कि जो गैसेस होती हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है। इसे क्या, सेकेंड एविडेंस भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट एविडेंस और सेकेंड एविडेंस का जो कंक्लूजन है वो दोनों सेम, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट देखो, क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट और सेकंड में हमने ये देखा कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है।
तो लिखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। फर्स्ट एविडेंस ये हो गया हमारा, टाइनी मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और सेकेंड एविडेंस है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, दो एक्सपेरिमेंट देखे हमने, फर्स्ट एविडेंस और सेकंड एविडेंस, और दोनों एविडेंस से क्या कंक्लूजन निकला कि जो मैटर के पार्टिकल है वो क्या होता है, मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है। फर्स्ट एविडेंस में देखा कि पोटेशियम परमैंगनीट जो बड़ा बड़ा क्रिस्टल था वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ब्रेक हुआ और वाटर के बीच में जो गैप था वहां पे जाके अटैच्ड हो गया, ठीक है ना, वहां पे मूव कर गया, ठीक है। अब सेकंड एविडेंस क्या देखे कि वो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। फर्स्ट और सेकंड एविडेंस दोनों से हमको पता चला कि मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और सेकंड है अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते नहीं तो क्या होते, ऊपर नहीं जाते, और ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एविडेंस भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग थर्ड एविडेंस। थर्ड एविडेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ pollen grain in water। थर्ड एविडेंस है मूवमेंट ऑफ pollen grains in water। तो pollen grains क्या होते हैं आप सबको पता है, जो फ्लावर्स में होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बोलते हैं हम pollen grains। तो ये जो थर्ड एविडेंस है उसको दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। मूवमेंट ऑफ सॉलिड और pollen grain was pollen grain in liquid by Robert Brown in 1827। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया क्या, मूवमेंट ऑफ pollen grain in वाटर, ठीक है ना। तो pollen grain जो है वो वाटर में कैसे मूव करता है ये बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1827। तो देखते हैं उन्होंने क्या देखा, क्या बताया। देखो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो मैं बताती हूँ क्या उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या लिया, pollen grain लिया, और उस pollen grain को उन्होंने किस में डाल दिया, वाटर में। अब जैसे उस pollen grain को वाटर में डाला उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद pollen grain को वाटर में डालने के बाद उसने उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया कि वहां पे हो क्या है। तो उसने देखा कि जो वाटर है ठीक है, ये मान लो pollen grain है, ठीक है। तो अब दो एविडेंस से हमने ये देखा कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। वाटर भी एक मैटर है और वाटर भी क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली, उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। कैसे, अब ये pollen grain है, अब pollen grain को जैसे उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने देखा कि वो हाफाजा मतलब जिग-जैग पोजीशन पे वो
मूव कर रहे थे। कैसे कि ऐसे, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ऐसे पोजीशन पे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो ये पॉलन ग्रेन अपने में तो मूव करेगा नहीं, वहाँ पे कुछ तो ऐसा कंडीशन हो रहा होगा जो कि पॉलन ग्रेन वहाँ पे से मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही देखो वाटर, यहाँ पे इस वाटर में बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कंटिन्यूसली मूव करें। अब मूव करें तो क्या करें, ये वाटर के पार्टिकल समझो ये मूव करके इसको आकर टक्कर कर दिया। जैसे इसको टक्कर करेगा वो क्या करेगा, वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा। पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चलेगी। अब यहाँ से कोई वाटर आके इसको टक्कर किया, वो तीसरे डायरेक्शन में चलेगा। फिर यहाँ से कोई वाटर आके टक्कर किया, तो ये क्या हो रहा है, वाटर इसको आके स्ट्राइक कर रहे हैं उस पॉलन ग्रेन से, और स्ट्राइक करने के कारण ही वो पॉलन ग्रेन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इससे भी हमको ये पता चल गया, ये यहाँ से भी यही सेम कंक्लूजन निकला कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और दूसरा क्या पता चला कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो जो कंक्लूजन हमने पहले लिखा था, इससे सेम कंक्लूजन यहाँ पे भी लिखना है हमको, ठीक है ना। यहीं पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल दूंगी। ये एग्जाम्पल किसका था, ये एग्जाम्पल था सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था सॉलिड इन लिक्विड का। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है अच्छा ठीक है, इसको रफ करने के बाद मैं बताती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो आप देखेंगे आपके रूम में अगर कहीं से सनरेज आ रही होगी, ठीक है ना, या आप डार्क रूम में हैं और कहीं से सनरेज आ रही होंगी, तो आप देखेंगे उस सनरेज में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये डार्क रूम है और यहाँ से सनरेज आ रही है, ये सन का रेज है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल मूव क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लग रहे हैं। कैसे, जो एयर है हमारे आसपास, तो एयर है, एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती है, ठीक है ना, और गैसेस भी क्या है, मैटर है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, इसको वो क्या कर रहे हैं, वो गैसेस मूव कर रही है, मूव कर रही है, एयर के जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, और इस डस्ट पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, इस डस्ट पार्टिकल से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब ठीक है यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से कोई और डस्ट पार्टिकल आएगा, सॉरी यहाँ पे कोई और एयर के पार्टिकल आएंगे, उसको टक्कर मारेंगे। अब यहाँ आ गया, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ से कोई और एयर का पार्टिकल आएगा, उसको फिर टक्कर मारेगा, फिर यहाँ आ गया। तो क्या होता है, इसी कारण देखेंगे आप देखेंगे, आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हैं। डार्क रूम होगा आपके घर में, तो वहाँ से कहीं छोटी सी होल होगी, वहाँ से सनरेज आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एकदम हाफाजार्ड वेज में, हाफाजार्ड वेज मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में, जिगजैग डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, ठीक है ना, वो कर रहे होंगे। तो सेम फिनोमेना है किसका, ब्राउनियन मोशन का और इसका, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का और डस्ट पार्टिकल का। तो ये सेकंड हमारा क्या था, एग्जाम्पल्स। अब हम देख लेते हैं ब्राउनियन मोशन होता क्या है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिगजैग movement of solid in liquid or gas medium is called Brownian मोशन, ठीक है। तो ये ब्राउनियन मोशन का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और गैस मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन।
ठीक है ना। तो जिगजैग किसी भी डायरेक्शन में जब मूव करता है पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। यहाँ मैं बना देती हूँ स्ट्रक्चर। ये देखो, ये पार्टिकल एक बार यहाँ आ गया, फिर अपनी इसका डायरेक्शन कहाँ चले गया, इधर चले गया, फिर डायरेक्शन कहीं और चले गया, ठीक है ना, फिर इधर आ गया। तो ये क्या है, जिगजैग डायरेक्शन है। किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, जहाँ से वो H2O का मॉलिक्यूल या एयर का मॉलिक्यूल उससे टकराएगा, उसके फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, इधर से टक्कर मारे तो दूसरे डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा थर्ड एविडेंस जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। So thank you for watching.